हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ की ये क्लास 3 में। अब तक हमने एग्ज़ाम बूस्टर की 2 सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी क्लास 3 है। इसमें एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ में है कि आपके एग्ज़ाम में जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार एग्ज़ाम में आए हैं या उनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, उन क्वेश्चन को लेकर के हम आए हैं। तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक है ना, आपका टाइम टेबल भी आ चुका है। तो आप अपनी प्रिपरेशन में बहुत अच्छे तरीके से लग जाइए। एग्जाम बूस्टर सीरीज़ है, अनसाल पेपर, इन सबको करते रहिए। आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर लेकर के जरूर आएंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी यह क्लास। और इस क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, है ना। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सीरीज़ का ये पहला क्वेश्चन है क्लास 3 का। इसमें पहला है कि परिमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन है हमारा 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो संख्या में क्या दी गई है, 14,587/1250। इसे हमें ये बताना है कि ये दशमलव के कितने स्थान के बाद ये समाप्त होगा। तो इसके लिए क्या करें कि ये जो ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर, है ना। तो हर से हम अंश में भाग दे दें। भाग देने के बाद हमें पता चल जाएगा कितने स्थान के बाद समाप्त होगा। लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ा सा लंबी होगी, टाइम लेगा। तो टाइम की बचत के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा हर है 1250, है ना, 1250, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 छक 12, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10। फिर हम ये देखो काटेंगे 5 से, 5 एकन्नम 5 होगा, 5 दूना के 10, 5 पच्चे 25। फिर ये देखो 5 से कटेगा कि 5 दूना के 10, 5 पच्चे 25। फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 पच्चे 25, और फिर आ जाएगा हमारा 5 एकन्नम 5। इस तरीके से। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो हमारा 1250 है, इसका अभाज्य गुणनखंड आता है 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। यानी कि अगर हम इसको पावर में लिखें तो 2 गुणे 5 की पावर कितनी आ रही है, 4। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे लिख दें कि 14,587/1250 का हम लिख देंगे 2 × 5 की पावर 4। अब यहाँ देखो ये 5 की पावर 4 है और ये 2 की पावर 1 है। तो हमें क्या करना है कि दोनों की पावर को इक्वल बराबर करना है। तो जब हमें 2 की पावर 4 यहाँ करना है तो हम इसमें 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की पावर 3 का जब हम इसमें करेंगे तो 2 की पावर 3 का हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हमारा ये आ जाएगा कि 14,587 गुणे 5 की पावर 3 बटे, अब यहाँ पे देखो ये 2 की पावर कितनी है, ये 1 है। इसमें हम 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई किया और ये 5 की पावर 4 है। सॉरी, यहाँ पर हमें क्या करना है कि 2 की पावर 3 का। तो यहाँ हम कर देंगे कि 2 की पावर 3 का, ठीक है। अब ये जो हमारा बनेगा ये होगा 14,587 गुणे 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आप जानते हैं कि 2 की पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, यानी कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, और ये है हमारा 5 की पावर 4। अब आगे जब हम करेंगे तो 14,587 गुणे 8 बटे, अब 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 4 है, यानी कि इसका जो है पावर क्या है, घात बराबर है ना, और आधार अलग है। तो आधार का हम गुणा कर देते हैं। तो 2 पच्चे कितना हो जाएगा 10, और इसकी घात जो है हम कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे गुणा करें तो 8 सत्ते 56 के कितना हो जाएगा 6, हाथा है 5, 8 पंच 40, और 5 45 के 5, हाथा है 4, 8 अट्ठा 64, 4 68 के 8, हाथा है 6, 8 चौक 32, 6 38 के 8, हाथा है 3, 8 कन्नम 8 3 11। अब ये हो गया तो 10, ठीक है। अब पावर कितनी है 4, तो 1 के आगे हम 4 0 बढ़ा देंगे। तो 1 है 1, ये हो गया 2 3, ये 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, कितना 0 है 1 के बाद, 1 2 3 4। तो हम कहेंगे कि यहाँ से 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो 1 2 3 4 दशमलव यहाँ लगेगा, यानी ये आएगा हमारा फाइनल आंसर 11.8856। तो कितने अंक के बाद समाप्त हो रहा है बेटा, ये 4 अंक के बाद समाप्त हो रहा है ना, 1 2 3, यानी दशमलव के बाद 4 अंक के बाद हमारा डिवीजन क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है। इसलिए ऑप्शन 4 सही होगा। कहाँ पर है, ये हमको मिलता है ऑप्शन डी में। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के बच्चों, अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होंगी। पहला क्या है, 124/64 है। दूसरा है 131/30 है। तीसरी है 227/625 है। और डी है 625/462 है। इसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या हमारी शांत दशमलव में व्यक्त होगी। तो देखो शांत दशमलव
शांत दशमलव जो वाली संख्या होती है वो संख्या ऐसी होती है कि जिसका डिवीज़न पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, उसे हम कहते हैं शांत दशमलव। तो हमें पता करने के लिए करना क्या है कि 124 में 164 से भाग दें। अगर ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है तब हम कहेंगे कि ये शांत दशमलव है ना। लेकिन अब डिवाइड करेंगे आप चारों ऑप्शन में तो बहुत ज़्यादा सारा टाइम लगेगा। तो हम जानते हैं कि हमारी परिमेय संख्या ये सब है किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। और शांत दशमलव तब होगी जब ये जो हमारा q है ये किस फॉर्म में हो कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का अगर होता है तो हम उसे कहते हैं कि वो शांत दशमलव है। मतलब ये हुआ कि किसी भी परिमेय संख्या का जो हर है उसके गुणनखंड में क्या आ जाए, 2 इंटू 5 आए, या हम कहें कि 2 आए या 5 आए, इन दोनों में से कोई एक आए या दोनों आए तो उसे हम कहेंगे कि वो कैसी है, शांत दशमलव है। तो अब हम सीधे सीधे क्या करते हैं कि सबका, जैसे देखो 164 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2 8 16 और 2 दूना के 4। अब इसे हम काटे तो ये हो गया 2 चौका 8 और 2 एकन्नम 2। अब 41 किससे कटेगा, कोई संख्या है तो आप कहेंगे कि सर ये अभाज्य संख्या है, यानी कि 164 का जो गुणनखंड आ रहा है वो 2 इंटू 2 इंटू 41 आया, यानी कि 2 के अलावा भी एक और संख्या आ रही है। तो इसलिए ये जो है शांत दशमलव में नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। अब हम निकालते हैं 30 का। देखो 30 का निकाल लेते हैं तो 30 का कितना आ जाएगा, 2 से हम काटेंगे 15 बार जाएगा और 15 को हम 5 से काटेंगे 3 बार आ जाएगा। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणे 3 गुणे 5 होता है। इसमें 2 और 5 के अलावा भी एक संख्या 3 आ गई है, इसलिए ये भी हमारा नहीं होगा शांत दशमलव में। दूसरा है देखो 625। अब हम निकालते हैं 625 को, इसको हमने 5 से डिवाइड किया, 5 कन्नम 5, 5 दूना के 10, फिर 5 पचे 25, फिर देखो 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5 दूना के 10, 5 पचे 25, फिर हमने 5 से काटा 5 पचे 25। तो 625 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 की पावर कितनी आ गया, 4। तो इसमें एक ही है 5 है, तो इसलिए हमारा सी वाला जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी को हम क्या करेंगे कि ये संख्या जो है ये हमारी शांत दशमलव में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। कितना ऑप्शन है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब इसमें कौन सा सही है? तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिसमें जो हमारा अचर पद है, जैसे x y a b c d z है ना, कुछ भी जो अचर पद है उसमें की घात कितनी हो, 2 या उसकी डिग्री 2 हो, उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। जैसे बात की जाए 5x² प्लस 6x प्लस 2। अब यहाँ पर देखो अचर पद क्या है, x है, और इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ये हमारा कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। ऐसे अगर हम कह दें कि 3x² है ना प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, यानी कि इस बहुपद की डिग्री कितनी है, 2 है, इसलिए कौन सा बहुपद होगा, ये बहुपद हमारा होगा द्विघात बहुपद। तो हम जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है उसमें अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा जो शून्यंक होंगे वो कितने होंगे, है ना, शून्यंक जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ऑप्शन कहाँ है, देखो बी, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट होगा, यही ऑप्शन। अब देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो दिया गया है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि a1/a2 बराबर b1/b2, a1/a2 a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, a1/a2 नॉट इक्वल c1/c2 और c1/c2 इक्वल यानी कि बराबर है a1/a2। तो देखिए 3 कंडीशन होती है, उसको आप यहाँ पर समझ लीजिए। पहली कंडीशन है कि हमारा अगर a1/a2 है ना नॉट इक्वल b1/b2, तब यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर हमारी जो रेखा होती है वो क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसका कैसा हल होता है, अद्वितीय। कैसा हल होगा, अद्वितीय, यानी कि केवल एक हल होगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये होती है अगर a1/a2 इक्वल हो किसके, b1/b2, ये पूरा इक्वल हो c1/c2 के, तब हम कहते हैं कि रेखा कैसी होती है, संपाती होती है ना। रेखा कैसी होती है, संपाती होती है। संपाती का मतलब कि एक रेखा जा रही है, उसी को के ऊपर ओवरलैप करती हुई दूसरी रेखा जा रही हो। तो जब रेखा संपाती होगी तो वो सबको हर जगह पे टच करेगी। जब हर जगह टच करती है तो उसका जो हल होता है वो अनेक हल होता है। कैसा हल होता है, अनेक हल होगा, ठीक है, ये हो गया।
और यहाँ पर क्या होता है, प्रतिच्छेद एक रेखा इस तरीके से, दूसरी इस तरीके से, तो कोई एक हल मिलता है, इसलिए हम कहते हैं कि अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय रूप से एक हल होता है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर A1/A2 ये इक्वल हो किसके, B1/B2 के, और ये नॉट इक्वल हो किसके, C1/C2 के, तब क्या होता है, तब रेखा जो होती है वो कैसी होती है, वो रेखा वो समांतर होती है। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। जब समांतर होंगी तो एक इस तरीके से जाएगी, उसी के समांतर दूसरी ऐसी जाएगी। जब समांतर होती है तो वो कहीं पर भी किसी को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जब प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो यहाँ पर कोई हल नहीं होता है, यानी कि तीसरी कंडीशन में क्या होगा कि कोई हल नहीं होगा, है ना, कोई हल नहीं होगा। इस समीकरण हमें दिया क्या गया है कि A1x प्लस B1y, है ना, प्लस C1 बराबर कितना है, 0 है। दूसरा क्या है कि A2x, है ना, प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0। ये दो समीकरण दिया गया और हमसे पूछा गया है कि इसका अद्वितीय हल कब होगा। तो अद्वितीय हल कब होगा कि जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तब जाकर के अद्वितीय हल होता है। तो ऑप्शन कहाँ है, देखो C, ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, एकदम करेक्ट होगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप फटाक से सिर्फ ऑप्शन को टिक कर देंगे, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कहा है कि निम्नलिखित में द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है ये हमें बताना है। तो पहला देखो ए वाला हम चेक करते हैं। ए हमें ये है कि x-2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर किसके है, 2x प्लस 3 के। इसको हम चलो सॉल्व करते हैं। तो a-2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे किस पे, a-b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह पे x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पे x और b की जगह पे 2, और फिर उसके बाद है प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर ये हो गया, प्लस का 1 बराबर कितने के है, 2x प्लस 3 के। तो ये हमारा आ जाएगा देखो x स्क्वायर माइनस 2 दूना के कितना हो गया 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे है प्लस 1 बराबर किसके है 2x प्लस 3 के। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस कितना है ये 4x, और 4 प्लस 1 कितना हो गया प्लस का 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस 2x इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2x, प्लस 3 है तो आ जाएगा माइनस 3 बराबर किसके 0 के। अब आगे हल करेंगे तो x स्क्वायर यानी कि माइनस 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस का 6x, और प्लस 5 में से माइनस 3 निकालेंगे कितना बचेगा प्लस 2। ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन जाता है जिसकी डिग्री कितनी आ रही है 2, यानी कि सबसे बड़ी घात कितनी है 2, इसलिए कौन सा समीकरण है द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा जो है सेकंड क्या है, सेकंड है देखो x है, x प्लस 1 है प्लस का 8 है बराबर क्या है देखो x प्लस 2 है, और दूसरा क्या है x माइनस 2 है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करें तो x का x में करेंगे कितना गया x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे x हो गया, और ये प्लस 8 बराबर यहाँ पे हल करें इधर करेंगे तो x का x में x स्क्वायर, फिर x का 2 में करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 2x, फिर प्लस 2 का x में करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 2x, और प्लस माइनस कितना आ जाएगा माइनस 2 गुना के 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बहुत ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस 2x और प्लस 2x ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बच्चा क्या है देखिए x स्क्वायर है प्लस x है प्लस 8 है, एज इट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 यहाँ पे लिया, यहाँ प्लस x स्क्वायर है इधर लाएंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 है तो इधर लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल किसके 0 के। अब प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल कर दिया, यहाँ पे बच्चा कितना हमारा ये x बचा है, और ये प्लस 8 और प्लस 4 कितना हो गया प्लस का 12, x प्लस 12। तो क्या ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है 1 आ रही है। इसे हम कहेंगे कि ये कौन सा समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है ना, ये रैखिक समीकरण है। हमसे पूछा क्या गया, पूछा ये गया है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो सीधा हम कहेंगे कि ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, यही जो है ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देखो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये वर्णनात्मक प्रश्न। हमने 5 प्रश्न उसमें, ये सीरीज में जो है 5 प्रश्न आपके बहुविकल्पी हैं और 5 प्रश्न जो है वो वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 6 है, ये देखिए 2019 है ना BA, 2020 पेपर कोड NA, 2022 पेपर कोड BA, 2023 पेपर कोड DX में पूछा गया। हो सकता है कि इस वाले पेपर में ये क्वेश्चन फिर से आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखो कहा गया है कि चित्र में त्रिभुज ABC है के आधार BC के समांतर रेखा PQ खींचा गया है। ये ABC त्रिभुज है, इसका आधार ये BC है, और इसके समांतर एक रेखा ये PQ खींची गई है। अब इसमें कहा गया है कि PQ अनुपाते BC, कि हमें दिया गया है कि PQ अनुपाते BC ये बराबर कितना है 1:3 है। तो AP और PB का अनुपात याद करना है, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है AP अनुपाते
पी बी, ये हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज ए बी सी है, अब उसके आधार के समांतर जो रेखा पी क्यू खींची जाती है, जो भी रेखा खींची जाती है, वो त्रिभुज की भुजा यानी त्रिभुज की जो ये दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा पी क्यू अपान बी सी है, ये पी क्यू अपान बी सी, ये अनुपात है ना, ये बराबर होगा किसके, इसको समान अनुपात में डिवाइड करेगा कि ए पी अपान पी बी, ए पी अपान पी बी। तो अब देखो ए पी अपान पी बी हमें फाइंड करना है, और पी क्यू अपान बी सी कितना दिया, 1:3 दिया जाएगा कि 1/3 बराबर कितना आ गया, ए पी अपान पी बी, है ना। या हम ये कह सकते हैं कि ए पी अनुपाते पी बी, ए पी अनुपाते पी बी बराबर कितना होगा, 1:3 होगा। यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। कितना छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन था, है ना। अगर आपको ये नियम मालूम है तो चुटकियों में लगा करके आप इसे चल जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समविभाजित करती है। अब देखिए बच्चों, ये हमारा त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अब इसके ये बी सी के समांतर रेखा खींची गई है, कौन सी, डी। तो ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। हमें सिद्ध क्या करना है कि इस ए सी का मध्य बिंदु ई, इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया है, दिया क्या है, दिया गया है कि हमें त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज ए बी सी है, का मध्य बिंदु क्या है, इसका मध्य बिंदु डी से, ये जो हमारा त्रिभुज ए बी सी का आधार क्या है, ये बी सी, मध्य बिंदु डी से बी सी के समांतर, बी सी के समांतर रेखा कौन सी है, डी ई, है ना, रेखा डी खींची गई है, ठीक है। तो बिंदु ई यानी कि रेखा डी ई का, यहाँ पे हम आगे और थोड़ा सा लिख दें कि रेखा डी ई का बिंदु ई क्या कर रहा है कि रेखा AC को प्रतिच्छेद करता है, क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करती है, क्या हमें दिया गया है। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो E है ना, बिंदु E, कि बिंदु E रेखा AC का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो D क्या है, ये D जो है ये AB का मध्य बिंदु है। यहाँ पर हम लिखते हैं कि चूंकि D रेखा AB का मध्य बिंदु है, जब ये मध्य बिंदु है तो ये जो रेखा AB है इसको दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा, है ना, यानी कि AB अपान DB, ये क्या हो जाएगा कि AB अपान DB, ये बराबर किसके होगा, 1/1 के, ठीक है। अब देखो आगे क्या है कि ये जो हमारा DE है, ये जो DE है ये समांतर किसके है, BC के है। तो चूंकि DE ये समांतर किसके आ रही है बेटा, BC के, तो जब ये BC के समांतर आ रही है तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, जब ये BC के समांतर आ रही है तो हमारी ये थेल्स प्रमेय ये कहती है कि जब किसी त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, वो त्रिभुज की दोनों भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, ये थेल्स प्रमेय कहती है। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स प्रमेय ये हो जाएगा कि ये जो AD अपान क्या है, DB, ये बराबर होगा किसके, AE अपान EC के। कौन सी प्रमेय है यहाँ पर, थेल्स प्रमेय, है ना, ये बराबर हो गया। तो अब AD अपान DB बराबर कितना है, 1/1 है। तो यहाँ पे हम 1/1 बराबर क्या लिख लें, AE अपान EC। तो ये क्या हो जाएगा कि AE, है ना, यानी कि AE बराबर किसके हो गया, EC के हो गया। यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। तो जब ये AE ये बराबर है EC के, तो इसका मतलब हुआ कि जो बिंदु E है वो AC को क्या करती है, AC का मध्य बिंदु सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बिंदु E, अतः बिंदु E
रेखा AC का क्या हो रहा है, मध्य बिंदु है। यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। तो देखिए ये हमारा है प्रश्न नंबर 8। इसमें क्या है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। ये क्वेश्चन 2019 पेपर कोड AB में पूछा गया। इसमें दो मूल है, यानी कि अल्फा बराबर कितना है 3 और बीटा बराबर कितना है 1/3। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 है और बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। तो यहाँ पे हमने गुणा करके 3 3 का 9, 9 में एक जोड़ा कितना आ गया 10/3। ये क्या आ जाता है, ये अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल। उसके बाद हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल। तो अल्फा बराबर कितना है 3 और बीटा बराबर कितना है 1/3। नीचे ऊपर 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाता है 1। अब हम द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे। तो देखो द्विघात समीकरण लिखने का जो फार्मूला है वो होता है x² माइनस क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल इंटू x है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0 के। सबकी वैल्यू रख दीजिए x² माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 10/3। यहाँ पे हम लिख देते हैं 10/3x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आया है 1 आया है, 1 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं कि इसका हर 3 है, तो इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सब में 3 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे x² माइनस 3 गुणे 10/3x प्लस 3 गुणे 1। यहाँ पे ये कर लिया। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x² और ये 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा माइनस का 10x प्लस 3 का हम 1 में करेंगे तो 3 × 3 बराबर किसके आ रहा है 0 के। तो यही हमारा बन जाता है द्विघात समीकरण। प्रश्न नंबर 9, इसमें है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ये क्वेश्चन आया है 2022 को पेपर कोड AB में। तो हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है कि जिनका योग कितना आना चाहिए 27 और गुणनफल कितना होना चाहिए 182। तो यहाँ पर हम देखो मान लेते हैं कि माना पहली संख्या हम x ले लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या होगी जल्दी से बताइए। दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो चूंकि दोनों का योग कितना है 27, अब उसमें से हम पहली संख्या घटा के तो दूसरी संख्या में मिल जाएगी। तो दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी 27 माइनस x, ये आ गया। अब दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है 182। तो प्रश्नानुसार ये हो जाएगा कि x गुणे 27 माइनस x बराबर कितने का आएगा 182 क्या आएगा। अब हल करिए, यहाँ पर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 27x माइनस x का x में करेंगे x² बराबर कितना आएगा 182। अब इस पूरे को इधर लेके चले आइए, है ना। तो ये हमारा जो माइनस x है ये क्या हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा हमारा प्लस x² और ये प्लस 27 है, तो जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 27x और इधर प्लस का 182 है, तो 182 बराबर किसके आ गया 0 के। अब ये बन जाता है हमारा एक द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर देखो अचर पद कितना है 182 और x² का गुणांक कितना है 1, तो 1 में 182 का गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल मिलेगा 182। यानी दो संख्या ऐसी पता करनी है कि जिसका गुणा करने पर 182 आए और उन्हीं को जब हम जोड़ दें तो x का गुणांक कितना है -27, हमें ये मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि -13 गुणे -14 करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 182 और -13 और -14 को हम जब जोड़ देते हैं तो कितना आता है -27 आता है। तो यहाँ पर हम इसको ब्रेक करते हैं कि -27x को तोड़ देंगे कितने -13x और माइनस का 14x प्लस 182 बराबर किसके आ गया 0 के आ गया। अब देखो आगे, अब यहाँ से x और यहाँ से x हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमारा x -13 और यहाँ पर देखो हम क्या ले लेते हैं कि माइनस का 14 जब हम बाहर लेंगे तो 14 से जब हम काटेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 13 बच जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x -13, है ना, ठीक है। अब देखो ये x -13 इसमें से हम ले लेते हैं x -13 और दूसरा आ जाता है हमारा x -14 बराबर किसके 0 के। अब कंपेयर कराएं तो x -13 बराबर क्या आ गया 0, तो x बराबर कितना रहा है ये 13 आ गया पहला। दूसरा इसी तरीके से हम निकाल लें कि x -14 बराबर किसके है 0 के, तो x बराबर कितना आ गया ये 14 आ गया। तो दो संख्या हमें मिल रही है कौन कौन सी 13 और 14, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर x बराबर 13 ले लें, ठीक है, तो 27 में से 13 निकालो कितना बचेगा 14, और अगर हम x बराबर 14 ले लें 27 में से 14 निकालेंगे कितना बचेगा 13। तो दो संख्या हमें मिल रही है कौन कौन सी 13 और 14 जिनका गुणा करने पर कितना आता है 182 मिलेगा और जब हम उसी को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 27 मिलेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
अब देखिए इस सीरीज का ये 10वां क्वेश्चन है और ये आखिरी है। इसमें है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से 1 घटाया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस भिन्न को मान लेते हैं। तो हम मानते हैं कि माना भिन्न हमारी क्या है x/y, और उसका अंश क्या है x और हर क्या है y। तो अब देखो प्रश्न अनुसार हमें करना क्या है कि अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। तो अंश में 1 जोड़ दे तो x+1 अपान क्या हो गया y। तो भिन्न हमारी क्या बन जाती है 1/3 हो जाती है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व? 3 का इसमें गुणा करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का इसमें करेंगे तिर्यक गुणा। तो 3 का x में करेंगे कितना आ जाएगा 3x प्लस, और 3 का 1 में करेंगे तो कितनी करना 3 हो जाएगा, और y का 1 में करेंगे कितना आ जाएगा y आ जाएगा। ठीक है, यह मान लो ये हमारा हो गया समीकरण 1। दूसरी स्थिति क्या कहती है कि 1/4 हो जाती है जब उसके हर से 1 घटाया जाता है। तो हर मतलब y से 1 घटा दे, तब क्या होगा देखो x अपान y - 1 बराबर कितनी हो जाएगी 1/4। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका इधर किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 4 का x में करेंगे कितना आ जाएगा 4x, और y - 1 का करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा y - 1 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम इधर लेके आ जाए, अब देखो यहाँ पे y, अब ये हमारा मान लीजिए, चलो यही तक करते हैं कि ये 1 है और ये 2 है ना। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पे देखो y बराबर कितना है 3x + 3। तो जहाँ पे y की वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर दें समीकरण 2 में, तो ये आ जाएगा हमारा कि 4x बराबर, तो y का मान कितना आया है देखो 3x है प्लस का 3 है, और यहाँ पे कितना है फिर -1 है ना। ये आ रहा है, ये हमने कहाँ से रखा है, ये हमने रखा है समीकरण 1 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 3x और इधर लेके आए, है ना, तो कितना है 4x है, इधर कितना है 4x और प्लस का 3x इधर लाया, कितना हो गया -3x, और प्लस 3 में से 1 निकाल देंगे कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 4x में से 3x निकाल दिया तो कितना बचा x, तो x बराबर कितना आ गया 2, ये आ गया। अब ये जो x बराबर 2 है इसको हम रख दे समीकरण 1 में, तो हमें मिल जाएगा y। तो यहाँ पर देखो है कि y बराबर कितना है, ये 3x + 3 है, तो y = कितना आ जाएगा 3x की वैल्यू कितनी आई है 2 + 3, तो y बराबर कितना आ गया 3 दूना के 6, 6 में 3 जोड़ा कितना आया 9, ये y की वैल्यू आ गई। तो हमने भिन्न क्या माना था x/y, तो x की वैल्यू कितनी आई है 2 और y की वैल्यू कितनी आई है 9, यानी कि 2/9, यही हमारे का हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारी जो हमने एग्जाम बूस्टर सीरीज है, ये इसकी बेटा तीसरी क्लास है ना, इसकी ये क्लास 3 है। इसमें हमने 10 क्वेश्चन किए। ठीक है, कुल कितने क्वेश्चन कर लिए हमने इसमें 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। 5 हमारे कौन से थे बहुविकल्पी थे, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, और 5 जो थे हमारे वो कौन से थे वर्णनात्मक प्रश्न थे, है ना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे, वो 5 क्वेश्चन थे। तो कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन को हमने किया। ये हमारी एग्जाम बूस्टर की तीसरी क्लास है। तो इस तरीके की सीरीज के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम ये कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्त जितने भी दोस्त हैं सबको क्या करें शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और प्यारा सा एक कमेंट भी करें। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है ना, आपका टाइम टेबल भी आ चुका है। अब आप अपनी प्रिपरेशन में एकदम लग जाइए, मेरी सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको सारे अंसाल, है ना, अभी 2024 का अंसाल चल रहा है, एक कंप्लीट हो चुका है, तो दूसरा तीसरा चौथा इसी तरीके से 24, 23, 22 है ना, सब सारे अंसाल करेंगे। और ये क्वेश्चन, ये जो बूस्टर सीरीज है इसको भी करते रहेंगे। इस तरीके से एग्जाम तक हम एक इतनी अच्छी तैयारी कर लेंगे कि एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर के जरूर आएंगे। आप मेरे साथ जुड़े तो आपका 70 में से 70 नंबर क्या हो जाएगा, एकदम पक्का हो जाएगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।